नमस्कार। हेलो एवरीवन। माइक्रोबियल वर्ड को समझने के लिए आज हम सबसे पहले बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे। बैक्टीरिया हर तरह के एनवायरनमेंट में मिल सकते हैं और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह का इम्पैक्ट डालते हैं। अब इम्पैक्ट चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इनको अच्छे से समझने के लिए इनका कैटेगराइजेशन बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसीलिए आज हम सबसे पहले इनका क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि क्लासिफिकेशन से हम माइक्रोब्स को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, जिससे कि उनको समझने में हेल्प मिलती है। तो आज के लेक्चर में जो कंटेंट हम कवर करने जा रहे हैं वो है टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के मेथड, देन क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया, और कुछ क्राइटेरिया को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टैक्सोनॉमी से कि टैक्सोनॉमी क्या होती है। टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ नेमिंग, डिस्क्राइबिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर रिलेशनशिप एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। नाउ टैक्सोनॉमी के अगर हम कहें कि कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं, तो कंपोनेंट इनके क्या होंगे? आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। आइडेंटिफिकेशन आपका क्या हुआ? आइडेंटिफिकेशन वो प्रोसेस हुआ जिससे कि किसी ऑर्गेनिज्म को हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। देन क्लासिफिकेशन क्या हो गया? क्लासिफिकेशन में उस ऑर्गेनिज्म को जिसको हमने आइडेंटिफाई किया है उसको हम अरेंज करते हैं हायरार्की में कि वो कहाँ पे किस कैटेगरी में आएगा। देन आपका नॉमेनक्लेचर में क्या हुआ? नॉमेनक्लेचर में हम उस ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करते हैं, जस्ट लाइक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हम सबने सुना होगा। अब इसके मेथड कौन से हैं? तो बेसिकली इसके तीन मेथड होते हैं: इंट्यूटिव मेथड, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी एंड जेनेटिक रिलेटेडनेस। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्यूटिव मेथड क्या होता है। इंट्यूटिव मेथड में आपका experienced microbiologist with their deep knowledge and practical experience in microbiology, they can make a strong decision whether microbe belongs to one or other genera at a given time। यानी कि अगर किसी साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है किसी एक फील्ड में, यहाँ पे हम माइक्रोबायोलॉजी की बात कर रहे हैं तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो गया वो। अब कोई ऐसा साइंटिस्ट एक लंबे समय तक माइक्रोब्स के बारे में जिसने बहुत स्टडी की हो, तो जाहिर सी बात है उसका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा हो जाता है। और अगर ये साइंटिस्ट कोई एक डिसीजन में लेगा कि हाँ भाई ये जो माइक्रोब आइसोलेट हुआ है उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस वजह से ये माइक्रोब इस ग्रुप का होगा, तो जाहिर सी बात है कि बाकी लोगों को उसको मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। जैसे कि इनके बालों से ही पता चल रहा है, बाल सफेद हैं तो एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस से ही बाल सफेद हुए हैं। अब इसके ड्रॉबैक, क्योंकि ये टोटली आपके एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, तो इसके ड्रॉबैक आपके क्या हो गए? सबसे पहली चीज कि अगर दो एक्सपीरियंस्ड साइंटिस्ट आपके वर्ल्ड में दो अलग अलग जगह पे बैठे हैं और सपोज वो एक ही माइक्रोब को स्टडी कर रहे हैं, और चांस की बात है, ये दोनों की अपनी नॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो किस कह लीजिए फीचर को इम्पोर्टेंट माने और उसको स्टडी करें, और किसको माने उसको ना करें। तो अगर किसी फीचर को एक साइंटिस्ट तो इम्पोर्टेंट मान रहा है और वहीं दूसरे ने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो हो सकता है रिजल्ट वेरी कर जाए। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक ही माइक्रोब, क्योंकि वो अलग अलग एनवायरनमेंट में है, तो हो सकता है वो कुछ अलग तरीके से बिहेव करे, जिससे कि कंफ्यूजन डेवलप हो सकता है, क्योंकि दोनों ही साइंटिस्ट उसको हो सकता है अलग अलग नेम प्रोवाइड करते हैं। तो ये इसके कुछ बेसिक डिसएडवांटेजेस हैं। तो अब देखते हैं इसके बाद आपका नेक्स्ट आपका क्या आता है?
न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। अब न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या है कि ये आपका जो माइक्रोब्स हैं उनको क्लासिफाई करता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिफिकेशन एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, और नंबर ऑफ कह लीजिए कि फीचर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं जिनकी कि ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। अब क्या है, ये बेस किस पे है कि इतने सारे जो फीचर्स आप एनालाइज करेंगे तो उसमें आप बेसिकली क्या देखते हो, सिमिलैरिटी, कि जो माइक्रोब आपने आइसोलेट किया है उसके जो फीचर्स, आपने नंबर ऑफ फीचर्स स्टडी किए हैं वो किस ग्रुप से या किस माइक्रोब से सिमिलर है। इनके अगर स्टेप देखें सबसे पहले तो इसमें क्या होगा कि हम वो कैरेक्टरिस्टिक सेलेक्ट करते हैं जिसको कि हमें स्टडी करना होगा। देन आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे, डेटा कलेक्ट करने के बाद एक मैट्रिक्स क्रिएट होती है। देन आप सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी की कैलकुलेशंस करते हैं, क्लस्टर एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद फिर आपका क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन होता है। तो ये तो हो गई आपकी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट आपका आता है जेनेटिक रिलेटेडनेस। जेनेटिक रिलेटेडनेस क्या है, जाहिर सी बात है, इसके नेम से ही पता चल रहा है कि ये जो भी आपका जेनेटिक मटेरियल है उससे रिलेटेडनेस के ऊपर बेस है कि इसका जेनेटिक मटेरियल किसी और माइक्रोब से कितना मैच कर रहा है। अब ये डिपेंड करेगा आपका जीसी कंटेंट के ऊपर, या डीएनए होमोलॉजी या आरएनए होमोलॉजी, इस पे डिपेंड करता है। जाहिर सी बात है ये मेथड हमारा सबसे ज्यादा एडवांस मेथड होगा, सबसे ज्यादा रिलायबल होगा। क्यों? क्योंकि ये माइक्रोब्स के जेनेटिक मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और उस मटेरियल को मैच करके हम माइक्रोब का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। जैसे अगर हम डीएनए से स्टडी करें तो क्या होगा कि आप सैंपल कलेक्ट करेंगे, डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे, देन उसकी सीक्वेंसिंग करेंगे, अलाइनमेंट करेंगे, होमोलॉजी एनालिसिस करेंगे। सिमिलरली अगर हम आरएनए से करते हैं तब भी हम सैंपल कलेक्ट करेंगे, आरएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे, सीक्वेंसिंग करेंगे, अलाइनमेंट करेंगे, होमोलॉजी एनालिसिस करेंगे, और फाइनली हम क्या करते हैं, एक फाइलोजेनेटिक ट्री हमारा डेवलप होता है जिससे कि पता चलता है कि जो अननोन सीक्वेंस है वो किस माइक्रोब के सबसे ज्यादा पास है। तो इस तरीके से हम इसमें माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई करते हैं ना। ये तो बात हो गई हमारी टैक्सोनॉमी की। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन कई तरह के क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है। और कौन कौन से क्राइटेरिया हो सकते हैं, चलिए कुछ हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज है मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल में आपका शेप है, अरेंजमेंट है, फ्लैजिला है, स्पोर्स हैं। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बेस पे बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जाता है। देन आपका आता है ग्राम स्टेनिंग, एक अलग आपका हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग आप बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में। देन इसी तरीके से आपका है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि आपका एनर्जी सोर्स क्या है, कार्बन सोर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है, इस बेसिस पे भी हम माइक्रोब को क्लासिफाई कर सकते हैं। देन आपका आता है बायोकेमिकल टेस्ट। तो नंबर ऑफ बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं आपके एंजाइम्स के लिए, सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन का, जिसके बेस पे हम माइक्रोब को क्लासिफाई करते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल जो आपका इम्पैक्ट है उसके बेस पे, यानी ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, हम माइक्रोब को क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोब का जो पैथोजेनिक नेचर है, कि पैथोजेनिक है कि नॉन पैथोजेनिक है, उस तरीके से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। देन आपका आता है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट में, एरोबिक है कि एनारोबिक है, आप इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कुछ क्राइटेरिया को हम यहाँ पे टेकअप करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल में क्या है, सबसे पहले आपका यह कि शेप कैसा है। अब शेप में क्या होगा कि आपका कोकाई है यानी स्फेरिकल शेप होगा, या फिर बैसिलाई है, बैसिलाई कैसा होगा आपका,
रॉड शेप हुआ, स्पाइरल शेप है, या कॉमा शेप है। कॉमा शेप को क्या कहा? विब्रियो कहा, स्पाइरल को स्पाइरेला कहा। एग्जाम्पल अगर देखें तो कोकाई का हो गया स्टेफाइलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस, बैसिलाई का आपका हो गया इकोलाई या बैसिलस, देन स्पाइरेला का हो गया आपका हेलिकोबैक्टर, देन विब्रियो में आपका आया कॉमा शेप में विब्रियो, इसका एग्जाम्पल हो गया। शेप के अलावा क्या है? अरेंजमेंट। इनका जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से है? अरेंजमेंट के बेस पे अगर दो सेल एक साथ हैं तो दो किस तरह के? कोकाई। अगर स्फेरिकल सेल एक साथ हैं तो इनको कह दिया डिप्लोकोकस, यानी कि एग्जाम्पल आपका आ गया निसीरिया। या चेन में है तो ये आपके आ गए स्ट्रेप्टोकोकस, लाइक हियर। और इसी तरीके से अगर क्लस्टर में है तो आपका आ गया स्टेफाइलोकोकस। देन अगर ये फोर के उसमें है, फोर पे है, तो ये आपके आ गया टेट्रेट। इसी तरीके से क्यूबाइडल में है तो सार्सिनी। ये आपका हो गया ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। इसी तरीके से अब हम और क्या देख सकते हैं? नेक्स्ट आपका आता है कि फ्लैजेला। तो सबसे पहली चीज कि बैक्टीरिया में फ्लैजेला प्रेजेंट है कि नहीं। अगर फ्लैजेला एब्सेंट है तो हम इसको क्या कहते हैं? ए ट्राइकस। ए ट्राइकस का कोई एग्जाम्पल? लैक्टोबैसिलाई। अब आया कि बैक्टीरिया में अगर सिंगल फ्लैजेलम है एट वन एंड तो उसे कहेंगे मोनोट्राइकस। एग्जाम्पल हो गया विब्रो कॉलेरी। इसी तरीके से अगर फ्लैजेला आपका किसी एक एंड पे क्लस्टर में है तो ये आपका हो गया लोफोट्राइकस। एग्जाम्पल आपका हो गया स्यूडोमोनास एरिजिनोसा या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। देन आपका आता है एम्फीट्राइकस। तो इसके नेम से ही क्लियर है, एम्फी मीन्स बोथ साइड। फ्लैजेला अगर बोथ एंड पे प्रेजेंट है तो ये आपका हो गया एम्फीट्राइकस। एग्जाम्पल आपका हो गया स्पाइरेलम। और अगर पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये आपका क्या कहलाएगा? पेरीट्राइकस ओवरऑल, यानी कि इकोलाई। ये इनके एक एग्जाम्पल हो गए। ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला। अब बैक्टीरिया को किस तरीके से कैटेगराइज करें? इसी तरीके से इसमें होते हैं आपके जैसे स्पोर। जो स्पोर फॉर्मेशन है उसके बेस पे हम बैक्टीरिया को स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया या नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया में कैटेगराइज कर सकते हैं। अब स्पोर फॉर्मिंग को आप फिर से कैटेगराइज कर सकते हैं एंडोस्पोर और एक्सोस्पोर। एंडोस्पोर क्या हुए? कि स्पोर्स बैक्टीरियल सेल के अंदर ही बन रहे हैं। और एक्सोस्पोर में क्या हुआ? कि स्पोर्स बैक्टीरियल सेल के बाहर बन रहे हैं। अब एग्जाम्पल देखें तो जैसे आपका बैसिलस है, क्लॉस्ट्रीडियम है, ये आपके एग्जाम्पल हो गए एंडोस्पोर। इसी तरीके से मिथाइलोसिनस आपका एग्जाम्पल हो गया एक्सोस्पोर का। और इकोलाई साल्मोनेला ये आपके नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया हुए। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग वो टेक्निक है जिससे कि हम बैक्टीरिया को फर्स्ट स्टेप पे कैटेगराइज करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। ये डिपेंड किस पे करता है? बैक्टीरिया की जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर। कैसे? जो ग्राम पॉजिटिव की सेल्स होती हैं उनमें आपका थिक पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर थिन होती है और एक आउटर मेम्ब्रेन मिलती है लाइपोपॉलीसैकेराइड की। अब
ग्राम स्टेनिंग में जो स्टेप है उसमें सबसे पहले आप क्रिस्टल वॉलेट से उसको स्टेन करते हो। क्रिस्टल वॉलेट आपका वॉलेट कलर का स्टेन हुआ, जिससे कि सारी आपकी जो सेल्स होंगी वो पर्पल कलर की दिखती है। देन आप क्या करते हो, आयोडीन के साथ ट्रीटमेंट करते हो। आयोडीन क्रिस्टल वॉलेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा और हेल्प करता है सेल्स, जो डाई है उसको सेल वॉल के साथ एडहियर करने, एज अ मॉडरेट काम करता है। देन आपका आता है डीकलराइजेशन, मींस अल्कोहल के साथ आप इसका ट्रीटमेंट करते हो। इस स्टेप में क्या है, क्योंकि ग्राम नेगेटिव की सेल्स में क्या है, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, अल्कोहल इस लिपिड कंटेंट को क्या करेगा, डिसॉल्व कर देगा, जिस वजह से ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल होंगी उस पे एक पोर फॉर्मेशन हो जाएगा और वहां से आपके जो स्टेन है वो लीक आउट हो जाएंगे। इसी वजह से जो ग्राम नेगेटिव है वो दोबारा ही आपको कलरलेस दिखेगा, जबकि ग्राम पॉजिटिव में क्योंकि लाइपोपॉलीसैकेराइड की आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो ये जो एक्टिविटी है वो नहीं होगी और ग्राम पॉजिटिव आपका वैसा ही वॉयलेट कलर का दिखेगा। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, काउंटर स्टेन करते हैं सैफ्रनिन के साथ, तो ग्राम नेगेटिव जो कि कलरलेस हो चुके हैं वो सैफ्रनिन का कलर ले लेंगे और पिंक कलर के अपीयर होते हैं। अब कुछ अगर एग्जाम्पल देखें तो बैसिलस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस है, ये आपके ग्राम पॉजिटिव के एग्जाम्पल हो गए, यानी कि पर्पल कलर के ये दिखेंगे। इसी तरीके से इकोलाई, सीडोमोनास, एरिजिनोसा यानी सीरिया, ये आपके ग्राम नेगेटिव हुए और इनकी सेल्स हमको कैसी दिखेंगी, पिंक कलर की दिखेंगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन के बेस पे किस तरीके से हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एनर्जी सोर्स, कि एनर्जी सोर्स क्या है। ये केमिकल भी हो सकता है और लाइट भी हो सकता है। अगर किसी माइक्रोब का एनर्जी सोर्स केमिकल है तो उसको हम क्या कहेंगे, कीमोट्रॉफ, और अगर लाइट है तो क्या कहेंगे, फोटोट्रॉफ। अब सेकेंड स्टेप आता है कि इनका कार्बन सोर्स क्या है, किस तरह के कार्बन सोर्स को ये यूटिलाइज कर रहे हैं। तो अगर ये ऑर्गेनिक को यूटिलाइज करेंगे या कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर यूटिलाइज कर रहे हैं तो इनको हम हेट्रोट्रॉफ कहेंगे, और अगर कीमोट्रॉफ ऑर्गेनिक को यूटिलाइज कर रहे हैं तो इसको कीमो हेट्रोट्रॉफ कहेंगे। इसी तरीके से फोटोट्रॉफ अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूटिलाइज कर रहे हैं तो उनको फोटो हेट्रोट्रॉफ कहेंगे। और यही चीज अगर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है तो क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफ, यानी कीमो ऑटोट्रॉफ और फोटो ऑटोट्रॉफ ना। नेक्स्ट आता है कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है, ऑक्सीजन है कि नहीं है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा या इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। अब अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो आपका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस हो सकता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये आपका क्लॉस्ट्रीडियम हो सकता है, और कीमो ऑटोट्रॉफ के एग्जाम्पल हमारे सल्फर और आयरन बैक्टीरिया हो सकते हैं। इसी तरीके से फोटोट्रॉफ में देखें कि आपके जो फोटो ऑटोट्रॉफ हैं वो वाटर को यूज कर रहे हैं CO2 को रिड्यूस करने के लिए कि नहीं। अगर हाँ तो वो आपके ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो सकते हैं, लाइक साइनोबैक्टीरिया। और अगर नहीं तो वो आपके एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो सकते हैं, जस्ट लाइक ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया। इसी तरीके से आपका जो हेट्रोट्रॉफ है, फोटो हेट्रोट्रॉफ, इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, क्योंकि सल्फर बैक्टीरिया आपके कीमो में आ रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में आता है आपका एनवायरमेंटल हैबिटेट, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर अगर हम इनको कैटेगराइज करना चाहें तो एक आपके आ गए सैक्रोफाइल्स, जो कि
लो टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, 0 और बिलो 0, जस्ट लाइक आपका विब्रियो मैरिनस। नेक्स्ट आपके आ गए मीजोफाइल्स। मीजोफाइल्स जनरली 25 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ग्रो करते हैं। इनकी ऑप्टिमम ग्रोथ इस रेंज में मिलती है। एग्जाम्पल ई कोलाई, इश्चीरिशिया कोलाई, साल्मोनेला, क्लैप्सेला, स्टेफाइलोकोकस, मैक्सिमम जो है हमें मीजोफाइल वाली रेंज में मिल रहा है। देन आपके आए थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स अबव 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल आपका है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। नेक्स्ट इसी तरीके से हम देखते हैं कि सॉल्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। हेलोफाइल्स रिक्वायर हाई NaCl concentration for their growth। एग्जाम्पल आपका हो गया हेलोबैक्टीरियम। इसी तरीके से आपके हो गए हेलो टॉलरेंट। हेलो टॉलरेंट में NaCl इनको ग्रोथ के लिए रिक्वायर नहीं होता है, लेकिन अगर NaCl वाली कंडीशन इनको मिली तो लो कंसंट्रेशन ये टॉलरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपका आ गया लाइक साइनोबैक्टीरिया। इसी तरीके से हम पीएच के लिए भी बात कर सकते हैं कि एसिडोफाइल्स हो गए जो आपके एसिडिक पीएच पे ग्रो करेंगे, लाइक थायोबैसिलस। फिर आपके एल्केलीफाइल्स हो गए जो एल्कलाइन पीएच में ग्रो करेंगे, लाइक विब्रियो कॉलरी। देन न्यूट्रोफाइल्स जो न्यूट्रल पीएच पे ग्रो करते हैं बिटवीन 6.5 to 7.5, लाइक इकोलाई। तो ये आपका हो गया कुछ हैबिटेट। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं इनको ऑक्सीजन के बेस पे भी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के बेस पे माइक्रोब को हम ऑब्लिगेट एरोब की कैटेगरी में रख सकते हैं अगर उसकी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, लाइक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। देन वो आपका फैकल्टेटिव एनारोब हो सकता है, यानी कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस और उनकी एब्सेंस दोनों में ही ग्रो कर सकता है, लाइक इकोलाई। इसी तरीके से एरो टॉलरेंस एनारोब भी हो सकते हैं, यानी कि वैसे तो उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है उनकी ग्रोथ के लिए, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस वो टॉलरेट कर सकते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस स्पीशीज। देन आपका आता है माइक्रो एरोफाइल्स। दे रिक्वायर लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, लाइक हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। एंड देन एक आपके आते हैं ऑब्लिगेट एनारोब, यानी कि उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ना नेक्स्ट हम देखते हैं बायोकेमिकल टेस्ट। नंबर ऑफ बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं जिसके बेस पे हम माइक्रोब्स को कैटेगराइज करते हैं। कुछ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे कि कैटालेज टेस्ट। कैटालेज टेस्ट क्यों किया जाता है? कैटालेज एंजाइम की प्रेजेंस और एब्सेंस देखने के लिए, और इसी के बेस पे जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कि हम स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देन आपका आता है ऑक्सीडेज टेस्ट। ये आपका ऑक्सीडेज एंजाइम के लिए हुआ और इसके बेस पे हम स्यूडोमोनास एरिजिनोसा और इकोलाई को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देन हुए आपके फर्मेंटेशन टेस्ट। फर्मेंटेशन में हम डिफरेंट शुगर्स के फर्मेंटेशन को देखते हैं कि कौन सा माइक्रोब किस शुगर को फर्मेंट कर सकता है, और इसी बेस पे हम इनको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, लाइक इकोलाई आपका इश्चेरिशिया कोलाई ग्लूकोज को फर्मेंट कर सकता है, वही स्यूडोमोनास एरिजिनोसा हमारा लैक्टोज को फर्मेंट कर सकता है। देन आपका आता है यूरिएज टेस्ट कि यूरिया हाइड्रोलिसिस कौन परफॉर्म कर सकता है, लाइक प्रोटियस हमारे परफॉर्म कर सकते हैं जबकि इश्चेरिशिया हमारे परफॉर्म नहीं कर सकते। देन आता है इंडोल टेस्ट कि इंडोल प्रोडक्शन कौन से माइक्रोब कर सकते हैं, यानी कि कौन माइक्रोब ट्रिप्टोफैन को यूज कर सकता है। तो इकोलाई आपके पॉजिटिव उसमें आते हैं और क्लेप्सेला निगेटिव। देन आपका आता है MRVP टेस्ट कि मिक्स एसिड एंड ब्यूटेनॉल फर्मेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है, और इकोलाई इसमें पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, वहीं एंटेरोबैक्टर इसमें निगेटिव रिजल्ट देते हैं।
देन आपका आया सिट्रेट यूटिलाइजेशन, कि एज अ सिट्रेट को होल सोल कार्बन सोर्स कौन से माइक्रोब यूज कर सकते हैं और कौन से नहीं। तो क्लैप्सिला निमोनी आपका सिट्रेट यूज कर सकता है एज अ सोल कार्बन सोर्स, वेयर एज इकोलाई आपका यूज नहीं कर सकता है। अब इसी को एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। सपोज हमारे पास कोई एक अननोन बैक्टीरिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग में जाहिर सी बात है हमें दो तरह के रिजल्ट मिलेंगे, या तो वो ग्राम पॉजिटिव होगा यानी पर्पल, या फिर ग्राम नेगेटिव यानी पिंक कलर की कॉलोनीज मिलेंगी। अब अगर वो ग्राम नेगेटिव है तो हमने क्या किया, लैक्टोज फर्मेंटेशन देखा कि वो लैक्टोज को फर्मेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर लैक्टोज पॉजिटिव आया तो हम क्या करेंगे, हमने इंडोल टेस्ट परफॉर्म किया, यानी कि ट्रिप्टोफैन को वो यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इंक्यूबेशन के बाद उसमें जब हम कोवैक रिएजेंट डालेंगे तो कैसा होगा, एक पिंक कलर की आपको सरफेस पे रिंग जैसी दिखेगा, पिंक कलर। तो वो आपका पॉजिटिव हुआ, और नहीं दिखा तो ये आपका नेगेटिव। अब जो पॉजिटिव आए हैं उनको हम देखेंगे कि वो सिट्रेट को एज अ सोल कार्बन यूज कर सकते हैं कि नहीं। सिमन सिट्रेट इसमें मीडिया यूज करते हैं जो कि आपका ब्लू कलर का होता है, और अगर सिट्रेट यूटिलाइज किया माइक्रोब ने तो ब्लू कलर हमारा ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से जो आपका नेगेटिव वाला है उसमें हम क्या करते हैं, मिथाइल रेड रिएक्शन देखते हैं, और मिथाइल रेड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और इसी के बेस पे हम अपने अनआइडेंटिफाइड या अननोन बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं कि अगर यहाँ पे जैसे ये सिट्रेट यूटिलाइजेशन में पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है तो सिट्रोबैक्टर हो सकता है, नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो इकोलाई हो सकता है। इसी तरीके से मिथाइल रेड में अगर पॉजिटिव रिजल्ट दिया तो सिट्रोबैक्टर, और नेगेटिव दिया तो एंटेरोबैक्टर। तो इस तरीके से हम माइक्रोब्स को क्लासिफाई करते हैं और डिफरेंट कैटेगरीज में उनको हम रखते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये मटेरियल आप लोगों के लिए यूजफुल लग रहा हो, आप लोगों के कॉन्सेप्ट और क्लियर हो रहे हो। तो इस प्लेटफॉर्म को आप लोग प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।